नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और समाचार पत्रों पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों की भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध आधुनिक भारत से है, जिसमें चूंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर भारत में दो प्रमुख महापुरुषों की जयंती का दिन होता है, जन्म दिवस का दिन होता है, जिसमें गांधी जी की जयंती और साथ ही साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयंती का आज दिन होता है। यही कारण है कि इससे संबंधित आज हम दो एडिटोरियल्स की चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गांधी जी के विचार हैं और साथ ही जो शास्त्री जी का जो प्रधानमंत्रित्व काल रहा है वह किस प्रकार का रहा है। तो मुख्य रूप से इसमें महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा की गई है, उनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है और वर्तमान में कई बार जो वर्ग है, बहुत सारे जो वर्ग हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं, वो इस तरीके से तर्क करते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा का जो आदर्श है वो एक बेहतरीन विचार रहा है, लेकिन जब बात आती है इसकी ज़मीनी स्तर पर लागू करने की, तो वर्तमान संदर्भों में इसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत गांधी जी की पूजा किए जाने पर, ठीक है, गांधी जी को बेहतर ढंग से सम्मान किए जाने पर बल दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है उनके सिद्धांतों को अपनाने की, तो इसके संदर्भ में ज़्यादा गंभीरता दिखाई नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन लेखक का मत यह है कि गांधी केवल एक संत और धार्मिक नेता नहीं रहे हैं, वह एक मूल विचारक रहे हैं और मुख्य रूप से भारत की राजनीति में एक प्रमुख रणनीतिकर्ता के रूप में स्थापित हैं। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस रणनीतिकर्ता के रूप में उन्होंने अहिंसा और सत्य के विचारों को राजनीति के स्तर पर लागू किया, जो वर्तमान संदर्भों में भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, किस प्रकार से सत्य और अहिंसा के विचार को राजनीति में लागू किया जा सकता है, किस प्रकार से नैतिकता के साथ राजनीति की जा सकती है, यह जो है गांधी जी के जो जीवन के संबंधी जो विचार हैं वो स्पष्टता से हमें बताते हैं। ठीक है, जिसमें लेखक का ये मत है कि जो गांधी का अहिंसा का विचार है वो एक सपना नहीं है, बल्कि वास्तविकता पर आधारित एक सत्य है, वास्तविकता पर आधारित एक सिद्धांत है, जिसके तहत जो विरोधी पक्ष होते हैं, जो आपके विरोधी पक्ष हैं, उनको जो है आप समझा बुझाकर, उनकी प्रवृत्ति को आप समझकर उनके हृदय परिवर्तन पर बल देते हैं, जिसके तहत वो आपके विचारों को, वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके तहत खुद व्यक्ति द्वारा आत्मशुद्धता पर बल दिया जाता है, खुद व्यक्ति द्वारा खुद की प्योरिटी पर बल दिया जाता है और खुद के आत्मबल के स्थान पर, ठीक है, खुद के जो सोल फोर्स होती है या फिर खुद के बल के आधार पर, ठीक है, आत्मबल के आधार पर दूसरे व्यक्ति के सत्य को आभासित कराना इसमें शामिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्य और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। और ये जो सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं, इसको गांधी जी द्वारा राजनीति में लागू किया गया और इस राजनीति में उन्होंने इसको इस प्रकार से लागू किया कि इसका जो है राजनीति में इसको प्रासंगिक रूप से लागू किया गया और इस प्रासंगिकता में व्यक्ति जो आपका विरोधी है, उस विरोधी की प्रवृत्ति को आपने समझा, उस विरोधी के जो मन के विचार हैं, ठीक है, मना स्थिति है, इसको आपने समझा और उसको आपने अपने आत्मबल के आधार पर, ठीक है, अपने आत्म शुद्धता के आधार पर उसमें हृदय परिवर्तन के
बल को आपने महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सत्य का अंश होता है और यह जो सत्य का अंश है, इस सत्य के अंश का आभास अगर उस व्यक्ति को करा दिया जाए तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई के गुणों को शामिल कराया जा सकता है। अब गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा वाली सोच है, उसको हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आदि से जो है बल मिला। साथ ही साथ गांधी जी ईसा मसीह, सुकरात, टॉल्स्टॉय, थॉरो जैसे वैज्ञानिकों से भी, थॉरो जैसे जो विद्वान थे उनसे भी जो है प्रभावित थे। ठीक है। अब इसके चलते हुआ क्या, तो इसके चलते देखा गया कि जो गांधी जी का चरित्र था वो केवल भारतीय ही नहीं रहा, अपितु यह एशियाई रूप लेता है और अनेक मामलों में उनकी जो सोच थी वो अंतर्राष्ट्रीयवादी थी, जिसके तहत गांधी जी द्वारा पश्चिम के साथ साथ पूर्व यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों की बातों को अपनाया गया, दोनों की अच्छी बातों को लिया गया और उन्होंने जो है इसे जोड़ के आगे बढ़ाया। ठीक है। इसके तहत हम गांधी जी को एक बौद्धिक रूप से खुले व्यक्तित्व के रूप में पाते हैं, जिनमें दूसरों से बातें सीखने की इच्छा दिखाई देती है और उन्होंने इसको राजनीति और नैतिकता के स्तर पर भी लागू किया। विशेषकर राजनीति के स्तर पर इसके महत्व को देखा जा सकता है, जिसमें गांधी जी द्वारा जो अहिंसा का जो सिद्धांत है, जिसमें हिंसा ना किया जाना शामिल होता है, उस अहिंसा के सिद्धांत को उन्होंने जनता के स्तर पर इस प्रकार से लागू किया कि व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से, ठीक है, व्यक्ति अपने अहिंसा के अस्त्र के माध्यम से शासन से अपने मतभेद को, शासन से अपने विभेद को, ठीक है, डिसेंट को, ठीक है, मत भिन्नता को प्रकट कर सकता था और विशेषकर एक ऐसे शासन के विरुद्ध जो न केवल बेहद शक्तिशाली है और उस शक्तिशाली शासन के विरुद्ध आप शक्तिहीन हैं, तो किस प्रकार से शक्तिहीन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली शासन का सामना कर सकें, एक शक्तिशाली सरकार का शासन कर सके और उसका जो है वो विरोध करने की शक्ति उसमें जागृत हो सके, इसके लिए गांधी जी द्वारा अहिंसा के जो सिद्धांत है उसको व्यक्ति के माध्यम से उसे लागू किया गया था। ठीक है। इसमें अहिंसा को गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष निवारण और समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया और इसके भी तहत उन्होंने आत्मबल को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसके तहत गांधी जी का ये मानना था कि जब तक व्यक्ति के आचरण में खुद, ठीक है, खुद व्यक्ति के आचरण में शुद्धता नहीं होगी, जब खुद जो है व्यक्ति आत्मबल से युक्त नहीं होगा, तब तक वह अनैतिकता पर आधारित कानूनों का विरोध नहीं कर सकता, ना ही जो है हिंसा और फांसीवाद का विरोध कर सकता है। ठीक है। यानी आत्मबल से युक्त सत्य और शुद्ध व्यक्ति ही अहिंसा का प्रयोग कर सकता है और वह व्यक्ति ही बेहतर सत्याग्रही होकर सामने वाले व्यक्ति के हृदय को बदलने का बल रख सकता है। ठीक है। इसके लिए व्यक्ति को खुद नैतिक होना अनिवार्य होता है, जिसके तहत वह अपने जीवन में, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में जब तक सत्य और अहिंसा का अनिवार्य रूप से प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देने की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है। अब गांधी जी इसमें आधुनिक राजनीति की हिंसा की भी आलोचना करते हैं और जो अथॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है, सत्तावादी जो दबंगता है, उसकी भी आलोचना करते हैं और इसके स्थान पर व्यक्ति को, ठीक है, राज्य और व्यक्ति, जब इन दो की बात होती है तो गांधी जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि व्यक्ति इसमें शक्तिशाली होना चाहिए, व्यक्ति जो है इसमें नैतिक होना चाहिए और राज्य जो है वो अनाधिकारिक रूप से, राज्य जो है बेहद अधिकारवादी रूप से जो है व्यक्ति पर अधिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिसके तहत गांधी जी का ग्राम स्वराज का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने गांव की आत्मनिर्भरता की बात की और जो शासन है वो शासन ऊपर से स्थापित ना हो बल्कि नीचे से स्थापित हो, इसको उन्होंने बल दिया। ठीक है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो विचार है वो इसी पे आधारित था। इसी के साथ जब गांधी जी समाज की बात करते हैं तो वो समाज की न्यायोचितता की बात करते हैं, समाज में वो अंत्योदय की विचार
की बात करते हैं। अंत्योदय का तात्पर्य क्या होता है? तो अंत्योदय के तात्पर्य है अंतिम व्यक्ति का भी उदय, जिसके तहत जो शासन में या फिर मुख्य धारा से बाहर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक किसी भी समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। और यह जो व्यक्ति का कल्याण है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को किस प्रकार से उभार पा रहा है। और यदि व्यक्ति को अपनी जो योग्यता है, अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको उभारने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक जो है वो व्यक्ति बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर सकता है अपने समाज के संदर्भ में, ठीक है। इसके तहत गांधी जी द्वारा मानवता पर बल दिया गया और मानवता के तहत मानव को निर्भीक होने और उदार होने की अपेक्षा रखी गई, जिसके तहत गांधी जी द्वारा मानव की सेवा पर भी सर्वोच्च रूप से बल दिया गया, ठीक है। इसमें जब गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, ठीक है, जब गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि गांधी जी ने सभी संस्कृतियों की अच्छी बातों को सीखने पे बल दिया है और सारी के सारे कल्चर्स को अच्छा मानकर कार्य करने और सारे के सारे विश्वासों को समान रूप से महत्व दिए जाने पर बल दिया, जो वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक हो जाता है, ठीक है। जब हम गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों की बात करते हैं तो गांधी जी धर्म को केवल और केवल धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से नहीं देखते, अपितु उसे एक कर्तव्य भावना के रूप में देखते हैं और इसके तहत वे सत्य को ही ईश्वर मानकर मानव सेवा पर बल देते हैं, ठीक है। इसके तहत गांधी जी सभी के विचारों को उदारता से स्वीकार करते हैं और मतभेद होने पर भी हिंसा का पालन न किए जाने पर उनका बल रहता है, ठीक है। जब हम भारतीयता के बारे में बात करते हैं, जब हम इंडियननेस की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि गांधी जी की जो भारतीयता है वो केवल भारत राष्ट्र की परिधि तक, ठीक है, भारत राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं है, यह वैश्विक परिदृश्य तक विस्तारित है, जिसमें नफरत की भावना और युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। इसके तहत सभी भाषाओं, संस्कृतियों की एकता के साथ ही सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया है और गांधी जी के लिए प्रेम जो है वो दूसरे राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए, जिसमें आपको दूसरे राष्ट्र से बैर भाव नहीं रखना है बल्कि मानव मात्र के कल्याण पर बल देना है। और यदि आप इस तरीके से सोचेंगे तो इसी से समावेशिता और विश्व बंधुत्व समाज में और इस पूरी दुनिया में कायम हो सकेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो गांधी जी के जो विचार हैं वो न केवल भारत पर समान रूप से लागू होते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समान रूप से लागू होते हैं और इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस प्रकार से उजागर किया गया है, विशेषकर गांधी जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं। तो दूसरा आर्टिकल हमारा संबंधित है पेज नंबर 6 से और यह मुख्य रूप से गांधी जी के साथ जो दूसरे व्यक्ति का जो आज जन्म दिवस है, ठीक है, ठीक है, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जिसमें राष्ट्रीय चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को भी उनके द्वारा बेहतर ढंग से सामना किया गया, इसके संदर्भ में इसमें विचार किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अक्टूबर 2 को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने 1964 से 1966 तक। हालांकि वो प्रधानमंत्री मात्र 2 साल तक ही रहे, लेकिन 2 साल में ही उन्होंने अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर दिया, जो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से जाहिर होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के में हो, ठीक है। तो अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग 40 साल तक जो शास्त्री जी थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भागीदारी उन्होंने निभाई, जिसमें कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने संगठन के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए मुख्य रूप से कार्य किया,
ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद वो विभिन्न पोस्ट पर रहे, विविध जो है उन्होंने मंत्री पद को ग्रहण किया, लेकिन जो मंत्री पद को उन्होंने ग्रहण किया उसके तहत भी उन्होंने नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा और रेल मंत्री रहते हुए, ठीक है, जब 1956 में रेल दुर्घटना हुई, ठीक है, महबूबनगर आंध्र प्रदेश में, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इसके अलावा 1963 में कामराज योजना के तहत कांग्रेस संगठन में काम करने के लिए वो फिर से अपने राजनीतिक पद को छोड़ देते हैं। तो उनके द्वारा जो त्याग की भावना को, जो सेवा की भावना को और जो भारत के प्रति जो प्रेम को दर्शाया गया, उसी भारत के प्रति प्रेम, त्याग और सेवा की भावना के चलते ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उत्तराधिकारी के रूप में ही 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। अब जब वो 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है, जब प्रधानमंत्री रहे तो उनके द्वारा देश में जो जो संकट आए उन सब के दृष्टिकोण से, उन सब के संदर्भ में उन्होंने कार्य किए। जैसे कि 1962 में भारत को, ठीक है, सामना करना पड़ा था चीनी आक्रमण का और चीन आक्रमण के बाद ही भारत के लिए काफ़ी जो समस्याएं थी वो बढ़ती गईं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 के बाद भारत को जो जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी चुनौतियां देखी गईं, जिसमें भारत को मानसून की विफलता आदि देखनी पड़ी, जिसके चलते भारत में जो कृषि से जो पैदावार होती थी, ठीक है, उसके संदर्भ में खाद्य का संकट पैदा हो गया और ये जो खाद्य का जो संकट था उसके निवारण के लिए शास्त्री जी द्वारा एफसीआई का गठन किया गया। ठीक है। तो वर्तमान में जिस एफसीआई के बारे में बात करते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम को स्थापित करने में, ठीक है, शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि पूरे भारत में जो खाद्यान्न का वितरण है वो समान रूप से हो, ताकि जिन क्षेत्रों में अधिक खाद्यान्न उपलब्ध है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा खाद्यान्न उपलब्ध होता है, उस अधिक खाद्यान्न वाली स्थिति से न्यून खाद्यान्न वाली राज्यों तक उसकी आपूर्ति की जा सके। और इसी उद्देश्य से, ठीक है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने जो है कृषि क्षेत्र के लिए प्रयास को किया, उन्होंने जो है खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में प्रयासों को किया। इसी से जो है आगे चलकर 1966 में, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के काल में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो हरित क्रांति का जो आधार है वो वास्तव में शास्त्री जी के कार्यकाल में ही प्रारंभ हो गया था, जिसे आगे चलकर इंदिरा गांधी द्वारा आगे बढ़ाया गया। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। उनके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण के लिए कार्य किया गया। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री रिसर्च को भी आगे बढ़ाया, जिसके माध्यम से संसदीय मामलों के संदर्भ में, ठीक है, बिलों आदि के संदर्भ में रिसर्च की जाती थी, ताकि संसदीय लोकतंत्र की जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, उसको बेहतर ढंग से लागू किया जा सके भारत के स्तर पर। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने देश के साथ ही काम करते करते जो कांग्रेस पार्टी में जो मतभेद उभर रहे थे, उन मतभेदों को भी जो है दूर करने के लिए प्रयास किया। ठीक है। अब इसमें आपको आंतरिक चुनौतियां भी ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ विदेशी चुनौतियां भी ध्यान में रखनी है, और दोनों के संदर्भ में ही जो शास्त्री जी हैं उन्होंने कार्य किया था। तो प्रधानमंत्री करने के बाद उन्होंने बेहद सशक्त तरीके से भारत की जो आंतरिक चुनौतियां थीं उनका सामना किया। जैसे कि तमिलनाडु में भाषा को लेकर जो हिंसा हो रही थी उसको रोकने का प्रयास किया। उड़ीसा में युवाओं की अशांति को दूर करने की कोशिश की। ठीक है। केरल में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो इसको अशांति जो फैली उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। साथ ही साथ उस समय जो पंजाब में पृथक प्रांत बनाए जाने की मांग की गई थी उसके भी समाधान का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। इसी प्रकार से कश्मीर में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके द्वारा कार्य किया गया, जो बेहद प्रशंसनीय कहा जा सकता है। ठीक है।
अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ठीक है, वैश्विक संबंधों के बारे में बात करें, तो शास्त्री जी द्वारा जो नेहरू के माध्यम से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था, उसी गुट निरपेक्ष आंदोलन को उन्होंने पुनर्जीवित करने की कोशिश की, जिसमें 1964 के काल में ही, ठीक है, चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो चीन द्वारा जब परमाणु परीक्षण किया गया और इसके माध्यम से वो परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया, तो उसकी चुनौती से निपटने के लिए भी शास्त्री जी द्वारा कार्य किया गया, ठीक है। साथ ही साथ 1964 के बाद 1965 का जो काल है वो भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में युद्ध का काल रहा है, जिसमें पाकिस्तान की चुनौती के तहत शास्त्री जी ने इसे दृढ़ता से संभाला, ठीक है। तो हुआ क्या कि शास्त्री जी के काल में ही, ठीक है, पाकिस्तान में एक नवीन नेतृत्व आया, जिसमें अयूब खान, जनरल अयूब खान जो हैं वो राष्ट्रपति बने। अब इनके काल में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की या भारत के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिए जाने की रणनीति को प्रारंभ कर दिया, जिसमें पहले 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने इसको विवाद को उठाया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया गया। आगे चलकर पाकिस्तान ने कश्मीर और गुजरात के क्षेत्रों से भारत पर हमले का प्रयास किया। अब इस विकट स्थिति में शास्त्री जी द्वारा दृढ़ता से पाकिस्तान से युद्ध का सामना किया गया, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कश्मीर और गुजरात से भारत पर हमला किया था, भारत ने इसका सुदृढ़ जवाब देते हुए, ठीक है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव डाला और इसकी तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई को पक्ष में कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पाकिस्तान ने प्लान बनाया था कि हम कश्मीर के माध्यम से भारत पर हमला करेंगे, हम जो है गुजरात के रास्ते से भारत पर हमला करेंगे, अगर हम दो तरफा हमला करेंगे तो भारत जो है दबाव में आ जाएगा। इसका जवाब देने के लिए शास्त्री जी ने क्या किया कि उन्होंने जो है राजस्थान की सीमा के माध्यम से पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान की जो रणनीति थी वो फेल हो गई, ठीक है। अब इसके तहत उन पर जो है विविध प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबाव आदि पड़े, इसके बावजूद जो है उन्होंने इसका सामना सफलतापूर्वक किया, और इसी दौरान उनके द्वारा जय जवान जय किसान के नारे को दिया गया, जो युद्ध के साथ कृषि के महत्व को भी दर्शाता है, ठीक है। अब आगे चलकर क्या हुआ कि 1965 के अंत तक आते आते, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जनवरी 1966 तक जो है वो मामला अंतर्राष्ट्रीय होने लगा था, जिसके चलते यूएसएसआर ने, पूर्ववर्ती सोवियत संघ ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा, जिसको शास्त्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब ये जो मध्यस्थता का जो प्रस्ताव रखा गया था, इसके लिए शास्त्री जी ताशकंद गए, और यहीं पर जो है भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके माध्यम से जो 1965 में जो स्थिति बनी हुई थी उसको जो है स्वीकार कर लिया गया, और इसके माध्यम से दोनों ने, ठीक है, इसके माध्यम से दोनों ने अपने युद्ध को रोकने और साथ ही साथ शास्त्री जी ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान से अपनी शांति को बना सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री की जो है मृत्यु होने के चलते भारत को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यद्यपि उनका जो काल है मात्र 2 वर्ष का ही रहा, लेकिन 2 वर्ष के काल के बावजूद जो शास्त्री जी की जो विरासत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत उन्होंने पर्सनैलिटीज़ के स्थान पर संस्थाओं को महत्व दिया, ठीक है। उनके काल में कृषि को काफ़ी महत्व दिया गया, साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी ज़्यादा नियंत्रित ना करने के स्थान पर उन्होंने कोशिश की कि अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी स्वतंत्र हो सके, बेहतर ढंग से काम कर सके, और यह जो उनके सिद्धांत हैं उसको आगे चलकर शास्त्री के उत्तराधिकारियों द्वारा भी अनेक रूपों में इसका पालन किया गया। यही कारण है कि जो शास्त्री जी वर्तमान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं, हालांकि उनके योगदान को बहुत कम याद किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है, ठीक है। इसको अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखा जा सकता है, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से इसका संबंध हो सकता है, ठीक है। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ अभी हाल में ही जिस प्रकार से आईपीएल का खेल चल रहा है, उसी आईपीएल के खेल के साथ ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज वगैरह मार्केट में आ गई हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को,
ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग के साथ ही फैंटेसी क्रिकेट, ठीक है, फैंटेसी गेम भी शुरू हो गए हैं, जिसके तहत ड्रीम 11 जैसी कंपनियां कार्य करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पेटीएम द्वारा भी इसे बढ़ावा दिया गया है। तो ड्रीम 11 और पेटीएम जैसी कंपनियों द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रारंभ किया गया है, उस पे कई आलोचकों ने ये आरोप लगाया है कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से वो ऑनलाइन सट्टेबाजी, ठीक है, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप के आधार पर ही पेटीएम ऐप को अभी हाल में ही गूगल के द्वारा अपने प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था। तो इस पूरे वाद विवाद में यहाँ पे ये प्रश्न उभर के आ जाता है कि भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग होती है या भारत में जो ऑनलाइन सट्टेबाजी आदि होती है, उस पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, इसको पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर इसको विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके तहत विविध तर्क वगैरह दिए गए हैं, जिसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको क्या बताया कि हाल में ही ऑनलाइन गैम्बलिंग को, ऑनलाइन सट्टेबाजी को, ऑनलाइन जुए की प्रथा को विनियमित करने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। और यह विवाद तब देखा गया जब गूगल के द्वारा पेटीएम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इस आधार पर हटा दिया गया कि पेटीएम के द्वारा जो उसका गेमिंग प्लेटफॉर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उसके माध्यम से सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी को लेकर जो है पूरा विवाद शुरू हो गया है, जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, जैसे कि ड्रीम 11 जो आईपीएल की जो है स्पॉन्सर है, साथ ही साथ पेटीएम फर्स्ट गेम आदि। अब इनके द्वारा बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन देन आदि द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें आपको दो बातें समझने की ज़रूरत है। जिसे एक कहा जाता है, उसे कहा जाता है कौशल का खेल, ठीक है, गेम ऑफ स्किल, कौशल का खेल, और दूसरे को कहा जाता है भाग्य का खेल। ठीक है, तो कौशल का खेल और भाग्य का खेल इसी से निर्धारित होता है कि कोई जो ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी कही जा रही है, ऑनलाइन खेल की जो गतिविधि है वो संचालित की जा रही है, क्या वो सट्टेबाजी है या फिर वो कोई कौशल का खेल है। ठीक है, तो कौशल के खेल में क्या होता है, तो ड्रीम 11 जैसी जो कंपनियां हैं जो नेशनल लेवल पे टीम बिल्डिंग बनाने की गतिविधियों को बढ़ावा देती है, उनका ये तर्क है कि जो ड्रीम 11 के माध्यम से, ठीक है, ड्रीम 11 के माध्यम से जो वास्तविक खिलाड़ियों को, रियल प्लेयर्स को अपनी टीम में चुना जाता है। ठीक है, रियल खिलाड़ियों को अपनी टीम में चुना जाता है और उन खिलाड़ियों की प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है, ड्रीम 11 में क्या होता है, तो आपको अपनी खुद की 11 खिलाड़ियों की टीम चुननी है, वास्तविक खिलाड़ियों की, और उनके प्रदर्शन के आधार पर ही आपका लाभ या हानि तय होगी। ठीक है, अगर वो प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अगर आपकी चुनी हुई टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपको लाभ होगा, आप पैसा जीतेंगे, और अगर आपको जो है प्लेयर्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो आपको हानि भी हो सकती है। तो ड्रीम 11 जैसी कंपनियों का ये तर्क है कि उनका जो खेल है वो जुआ या सट्टेबाजी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का कौशल का खेल है, जिसमें जिस व्यक्ति को क्रिकेट आदि खेलों के बारे में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वो उतना ही ज़्यादा बेहतर टीम बना सकता है। ठीक है, इसमें भाग्य का कोई खेल नहीं है, इसमें पूरा का पूरा जो है वो कौशल का खेल है, जिसमें व्यक्ति को जितना अधिक ज्ञान होगा वो उतनी बेहतर टीम बना सकेगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो कसिनो होते हैं, ठीक, वो लॉटरी और कसिनो आदि में भाग्य का खेल कहा जाता है। ठीक है, गेम ऑफ चांस उसे कहा जाता है, और ये जो गेम ऑफ चांस होता है इसी पे सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, इसी में जो है जुए की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जिसको जो है कई राज्यों द्वारा बैन किया गया है। तो इस प्रकार के खेलों में, जिसमें ड्रीम 11 और पेटीएम फर्स्ट आदि गेम के बहुत सारे खेल शामिल हैं, उसके पक्ष में इन कंपनियों का कहना है कि ये जो गेम है, इस तरीके जो खेल हैं, वो गेम ऑफ स्किल्स में आते हैं। ठीक है, जिसमें कौशल पे ज़्यादा बल दिया जाता है, भाग्य पर नहीं। यही कारण है कि उनको लगातार जारी रखा गया है, हालांकि भारत में इसके संदर्भ में ज़्यादा विनियमन नहीं है। ठीक है, इसके मध्य सबसे महत्वपूर्ण रूप से
यह स्थापित किया जाना जरूरी है कि कौन सा खेल गेम ऑफ स्किल में आएगा, यानी कौशल के खेल में आएगा, और कौन सा जो खेल है वो गेम ऑफ चांस में आएगा, जिसमें लॉटरी आदि शामिल होती है। ठीक है। अगर हम गैम्बलिंग और बैटिंग की बात करें, यानी जुआ खेलना और सट्टेबाजी करने की बात करें, तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जिसमें राज्यों द्वारा कानून बनाया गया है। ठीक है। हालांकि जब बात आती है गेमिंग और गैम्बलिंग और बैटिंग की, तो यह काफी आश्चर्य का विषय है कि अधिकांश राज्यों ने इसके संदर्भ में स्पष्ट कानून नहीं बनाए हैं। ठीक है, जिसके चलते गेम ऑफ स्किल क्या होता है और गेम ऑफ चांस क्या होता है, इसके मध्य अधिक अंतर नहीं हो पाता। ठीक है, एकमात्र नागालैंड ऐसा राज्य है जिसने इसको लेकर स्पष्ट कानून बनाया है। हालांकि दूसरे राज्यों में इसको लेकर अस्पष्टता है। ठीक है, इसमें गोवा और सिक्किम आदि ने भी थोड़े बहुत रेगुलेशन किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और विशेषकर जब से ऑनलाइन गेमिंग शुरू हुई है, तब से इसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से विनियमित करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो पूरा मामला है 2017 से ही चर्चा में रहा है, जिसमें 2017 में ड्रीम 11 को लेकर कोर्ट गया था। ठीक है, ड्रीम 11 का जो फॉर्मेट है, यह जो है सट्टेबाजी जुए के आधार पर इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और तब ड्रीम 11 ने जब अपने फॉर्मेट को बताया, उसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि ड्रीम 11 का जो फॉर्मेट है वो गेम ऑफ स्किल्स में शामिल होता है। यह एक तरीके की फैंटेसी स्पोर्ट्स का भाग है, जिसके तहत लोग वास्तविक 11 खिलाड़ियों को चुनते हैं और खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने अथवा टीम के जीतने की स्थिति में खेलने वालों को भी मौद्रिक लाभ होता है। ठीक है, आगे चलकर 2019 में मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें बम्बई हाई कोर्ट ने भी इसी प्रकार का निर्णय दिया। अब यह जो पूरा मामला है मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में ड्रीम 11 का फॉर्मेट जो गेम ऑफ स्किल का भाग है या फिर गेम ऑफ चांस का भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाता है कि हमें इसके संदर्भ में किया क्या जाना चाहिए। क्या हमें इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए या फिर इसे अधिक रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अधिकांश जो व्यक्ति हैं, अधिकांश जो विद्वान हैं, वो इस बात पे अधिक तर्क देते हैं कि भारत में वर्तमान में इसे विनियमित अधिक किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पूर्ण रूप से बैन कर देंगे, ठीक है, तो ये जो पूरा जो खेल है जो होता है, जो भी विद्यमान है, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। और अगर अंडरग्राउंड हो जाएगा तो इसको बेहतर ढंग से विनियमित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि जितने भी ऑनलाइन गेम वगैरह हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से गेम गेम ऑफ स्किल्स हैं और कौन कौन से गेम गेम ऑफ चांस हैं, इसके मध्य हमें स्पष्ट करना निर्णय करना होगा, जिसमें राज्यों द्वारा इसे विनियमन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कि KPMG नाम की एक संस्था है, उस KPMG संस्था का ये अनुमान है कि भारत में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और यह प्रति वर्ष 30% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यह बहुत बड़ी मात्रा में इसमें धन का आवागमन होता है और इसे धन के जो आवागमन है इसको विनियमित करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर इसको विनियमित नहीं करेंगे तो जिस तरीके से क्रिकेट में सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार देखी जा रही है, उस पर रोक लगाया जाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम विदेशी देशों का उदाहरण देखें तो यूके और यूरोपियन देशों ने भी इसको विनियमित करने के संदर्भ में प्रावधान किए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का गैम्बलिंग एक्ट 2005 महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2005 का जो गैम्बलिंग एक्ट है, यह गेमिंग को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है और उसी के अनुसार इसको विनियमित करता है। ठीक है, जिसमें कैजुअल गेमिंग, कभी कभी खेलने वाली गेमिंग, मिड लेवल गेमिंग, बीच के स्तर की गेमिंग, बेहद सीरियस गेमिंग और हाई स्टेक गेमिंग के आधार पर इसको नियंत्रित किया जाता है, जिसमें 1 रुपए से लेकर, ठीक है, लाखों रुपए तक गेमिंग में खर्च किए जाते हैं और इसी के अनुसार उसको विनियमित किया जाता है। ठीक है, अगर वर्तमान में हम गेम ऑफ स्किल्स की बात करें तो इसको 100 विनियमित किया जाता है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं, संगठन काम करते हैं जो खुद से सेल्फ रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि।
ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि यदि कोई कंपनी नियमों को ना माने तो ऐसी संस्थाओं पे जो है कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि यह जो है मूल रूप से स्वविनियमित होती है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जो है बहुत सारे विज्ञापन भी इसके संदर्भ में आ रहे हैं जिनको विनियमित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार जो है वो गेमिंग के जो जो विज्ञापन होते हैं वो भ्रमित करने वाले होते हैं। जैसे कि कई बार गेमिंग के ऐप यह दावा करते हैं कि लॉकडाउन के समय में अगर आप अपनी समस्याएं भूलना चाहते हैं तो इस तरीके के गेमों को आप 24 घंटे खेल सकते हैं। तो इस तरीके से यह इसको नशे के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आगे चलकर इनकी बुरी आदत बच्चों में भी लग सकती है। यही कारण है कि गेमिंग के विज्ञापनों को, गेमिंग के नियमों को विनियमित करने की ज़रूरत है। और विधि आयोग का भी इसके संदर्भ में कहना है कि इसमें एक तो उपभोक्ता संरक्षण किया जाना चाहिए, जिसमें यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा लगाता है, यदि किसी व्यक्ति का पैसा जो है इसमें डूब जाता है और यदि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी आदि के माध्यम से उसको हानि होती है तो उसके संदर्भ में उसको न्याय मिलना चाहिए। और विधि आयोग का इस संदर्भ में कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग आदि में यदि 5,000 रुपये से अधिक पैसा लगाया जाए तो उसे विनियमित करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसमें हमें गेमिंग क्षेत्र में जो कर वगैरह लगता है, जो कर की जो व्यवस्था है उसको भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि इस पे लगने वाला जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, ठीक है, आयकर आदि। ठीक है। अब इसमें यह भी देखना है कि यदि गेम जो है वो जुए की परिधि में आए तो उस पर जो है अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है। और जिस तरीके से वर्तमान में गेमिंग एक्ट में तेजी से वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसके चलते सरकारों के पास भी यह मौका है कि वे अपनी राजस्व क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। बस ज़रूरत यह है कि आप इसे बेहतर ढंग से नियमित करें ताकि इसमें होने वाले भ्रष्टाचार और काले धन का जो संभावित उपयोग है उस पर बेहतर ढंग से आप नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको किए जाने की ज़रूरत है और मुख्य रूप से आपका ध्यान इस तरीके से होना चाहिए कि आप इनको पूर्ण रूप से बंद ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि आप इसमें पारदर्शिता लाएं और पारदर्शिता के साथ ही इसको बेहतर ढंग से विनियमित करने का भी प्रयास करें ताकि आप जो है इसको बेहतर ढंग से लागू करा सकें नियमों को। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो संबंधित है पेज नंबर 6 से, और ये जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है। इसका संदर्भ क्या है? तो इसका संदर्भ है हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था पर। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का एक एनजीओ है। ठीक। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एनजीओ के जो खाते हैं वो भारत में फ्रीज कर दिए गए हैं और इसके चलते एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना कामकाज बंद करना पड़ रहा है भारत में। तो इसके संदर्भ में ये एडिटोरियल है जिसमें बहुत सारे बिंदु शामिल हैं। ठीक। संदर्भ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत में अपने कार्यकलाप को बंद कर दिया गया है और भारत जैसे देशों में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा कई वर्षों से कार्य किया जाता रहा है और अपने किए जाने वाले कार्यों के चलते एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में शांति का नोबेल प्राइज भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। एमनेस्टी द्वारा लगातार मानवाधिकार के मुद्दों आदि को उठाया जाता रहा है, जिसमें उन्होंने मृत्यु दंड की भी आलोचना की है। जो शरणार्थी होते हैं उनके अधिकारों के लिए भी वो लगातार कार्य करता रहा है। हाल के समय में ही एमनेस्टी ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के संदर्भ में भारत सरकार की आलोचना की है। इसके अलावा दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की जो भूमिका रही है उसकी भी उसके द्वारा आलोचना की गई है। ठीक है। तो अब वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से वो काम करती है, सरकारों की लगातार आलोचना करती है, इसके चलते बहुत सारी जो देश की सरकारें हैं वो इससे अपना मतभेद रखती हैं और रूस ने तो इसके कार्यों पर ही रोक लगा रखी है। ठीक है। अब अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत से भी अपने व्यापार को, भारत से भी अपने कारोबार को समेट लेती है तो भारत सरकार, ठीक है, भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश हो जाएगा जहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य नहीं कर रही है। ठीक है। अब इसके पूरे मामले में भारत सरकार का ये कहना है कि विदेश से फंड प्राप्त करने वाली कोई भी एजेंसी या एनजीओ अगर भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप देती है तो उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि उसको उसके खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
ठीक है। लेकिन इस संदर्भ में बहुत सारे जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जो समय समय पर भारत सरकार की आलोचना की जाती रही है, तो वो जो आलोचना है वो एक लोकतांत्रिक दायरे में होती है, और जिस तरीके से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह के भारत को उस आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है और उसी के अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और अगर इस पे हम पूरा ब्लैंकेट बैन लगा देंगे, इसको हम पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो एक सही तथ्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें यदि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा यदि कोई आलोचना का पक्ष रखा भी जाता है, तो भारत सरकार इस पे अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है, जिसके तहत यदि कोई गैर वाजिब आरोप लगाया जाता है, यदि कोई गलत आरोप लगाया जाता है, तो इसका जवाब भी विधिक तरीके से दिया जाना चाहिए, ना कि उसके खातों को फ्रीज करना और उसे भारत से हटाना। ठीक है, वर्तमान में जो है बहुत सारे तरीकों से देखा जा रहा है, जिसमें एनजीओ आदि को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी हाल में ही कई ईसाई एनजीओस को जो है फ्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ 2020 में अभी जो मानसून सेशन हुआ है, इसमें एफसीआरए को सुधार करने के लिए 1976 के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में सुधार करने के लिए एक नया बिल भी पेश किया गया है। ठीक है, अब ये जो पूरी तरीके से जो एनजीओस को नियंत्रित करने का मामला है, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं देता है, और यदि भारत को वैश्विक स्तर पर एक न्यायोचित राष्ट्र की छवि के रूप में खुद को स्थापित करना है, तो भारत को इस प्रकार के संस्थानों पे रोक नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से एनजीओस वगैरह लोकतंत्र में अनेक प्रकार से सकारात्मक भूमिका को निभाते हैं, जैसे कि सरकार आदि को उत्तरदायी ठहराना, ठीक है, कल्याण आदि के लिए कार्य करना आदि, उस संदर्भ में ये कोशिश की जानी चाहिए कि एक संतुलन बनाया जाए, ठीक है, एक बैलेंस बनाया जाए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही विनियमन फ्रेमवर्क जो है जैसे कि एफसीआरए आदि, उसको ज़्यादा पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, ताकि एनजीओस के हित भी सध सकें और साथ ही भारत भी अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता आदि की रक्षा कर सके। ठीक है, तो एनजीओ आदि के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संदर्भ में काफ़ी संतुलन से कार्य करने की ज़रूरत है, तभी जो है इसके संदर्भ में एक बेहतर निर्णय किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यू से है। विशेष करके महिला संबंधी मुद्दों के मामले में यह आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो आर्टिकल है ये मुख्य रूप से संबंधित है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही एक गैंग रेप की घटना देखी गई, जिसमें एक दलित लड़की का गैंग रेप किया गया हाथरस में। ठीक है, हाथरस नाम की जगह में। अब इसी को लेकर जो है पूरी राजनीति प्रारंभ हो गई है, और विशेषकर जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की जो व्यवस्था है या फिर उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है, वो काफ़ी नकारात्मक दायरे में आई है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि हाथरस गैंग रेप केस के चलते जो उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, वो लगातार जो है चर्चा में बना हुआ है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी हाल में ही जो आंकड़े आए हैं, वो भी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो सर्वाधिक रूप में बढ़ी है, जिसमें देश का लगभग 15% जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है वो उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। ठीक है, तो एक तरफ दलितों के विरुद्ध होने वाला अत्याचार और दूसरी तरफ, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको काफ़ी गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। ठीक है, इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनको निष्पक्षता पूर्वक और तीव्रता से न्याय मिले। ठीक है, कानून व्यवस्था के साथ महिलाओं के लिए न्यायोचित व्यवस्था स्थापित की जा सके। साथ ही साथ समाज में सामाजिक संवेदनशीलता के तहत लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि जो कानूनी माध्यम हैं, ठीक है, जो कानूनी तरीके हैं या फिर जो विविध कानून वगैरह बनाए गए हैं, जैसे कि 2013 का
ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, इसके प्रावधानों को भी हम बेहतर ढंग से लागू कर सकें, इसके लिए कोशिश करनी ज़रूरी है। विशेषकर जो दलित और महिलाओं के विरुद्ध जो होने वाले अपराध हैं उनको जो है गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य को तत्परता से काम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो फिर से ना हो। ठीक, तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिणी चीन सागर के तटवर्ती देशों में शामिल हैं? ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4 और 5 की उपरोक्त सभी। तो इस सभी के सभी जो देश हैं वो दक्षिणी चीन सागर के तटवर्ती देशों में शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हाल में ही पेज नंबर 9 में जो है ये खबर आई है जिसमें चीन के मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में खबर है, जिसमें दक्षिणी चीन सागर में साउथ चाइना सी में चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में चीन द्वारा जो है अपने युद्ध अभ्यास को प्रारंभ किया गया है और यह जो युद्ध अभ्यास है इसको लेकर जो है वियतनाम ने आपत्ति की है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन और वियतनाम के मध्य कई द्वीपों को लेकर विवाद है, विशेषकर पारासेल आइलैंड, पारासेल द्वीप नाम का एक द्वीप, ये इसको लेकर दोनों देशों में विवाद है। और आसियान आदि जो संगठन है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के संगठन है, वो भी मुख्य रूप से कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन का जो प्रभुत्व है या चीन का अन्य सीमावर्ती देशों के साथ जो विवाद है उसको बेहतर ढंग से निपटाया जा सके। ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो चीन के दक्षिणी भाग में, वियतनाम के दक्षिण और पूर्वी भाग में और फिलीपींस के पश्चिम और बोर्नियो द्वीप समूह के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, इसके सीमावर्ती राज्यों में चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। इसमें यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपीन सागर से लुजोन संधि द्वारा जुड़ा है। प्रचुर मात्रा में इसमें कोरल रीफ, मूंगा प्रवाल भित्तियां द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें पैरोकल द्वीप समूह, स्पार्टली द्वीप समूह, स्कारबोरो शोल आदि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये आप एक चित्र दे सकते हैं जिसमें चीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, ये जो है अलग अलग इसके तटवर्ती देश हैं, जिसमें ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी चर्चा में रहने वाला बल्लम कल्ली क्या है? कर्नाटक का एक लोक नृत्य, केरल राज्य का पारंपरिक संस्कृत थिएटर, आंध्र प्रदेश की कठपुतली का एक प्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर है डी, वल्लम कल्ली क्या है? तो वल्लम कल्ली केरल की एक पारंपरिक नौका दौड़ है। केरल की पारंपरिक नौका दौड़ है जो मुख्य रूप से जो केरल का फेस्टिवल होता है ओणम, वो अगस्त सितंबर के महीने में होता है। उसमें जो है यह मुख्य रूप से अलप्पुझा जिले में आयोजित की जाती है, केरल के बैक वाटर्स में। ठीक है, तो आज ही पेज नंबर 8 पे खबर आई है जिसमें केरल में जो 1950 से इस्तेमाल की जा रही एक स्नेक बोट है, ठीक है, जिसको कहा जाता है नादू भागम चुंदन। ठीक है, नादू भागम चुंदन, इसके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, और इसमें जो है इसको अभी हाल में ही रिटायर कर दिया गया था। ठीक है, 2013 में। उसके बाद जो है इसको प्रिजर्व करने की अब कोशिश की जा रही है ताकि 1950 से के बाद से लगातार जो इसने अपना योगदान दिया है उसे याद रखा जा सके। ठीक है, तो नादू भागम चुंदन स्नेक बोट को संरक्षित करना महत्वपूर्ण हो चला है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जब केरल की यात्रा की थी 1950 के दशक में, उसके बाद से एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की शुरुआत हुई जो वर्तमान में बेहद लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, इसमें वल्लम कल्ली महत्वपूर्ण है जो केरल की पारंपरिक नौका दौड़ है और यह विशेष रूप से केरल के अलप्पुझा में आयोजित होती है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो है आप इस चित्र को देख सकते हैं जिसमें वल्लम कल्ली नौका दौड़ आयोजित की जा रही है, और इसमें जो नावों का जो आकार होता है आप देख सकते हैं, ये जो नावें होती हैं ये सांप की तरह दिखाई देती हैं, जैसे कि एक सांप का जो फन है वो ऊपर की ओर उठा हो। यही कारण है कि इसे स्नेक बोट कहा जाता है, क्योंकि जो इनका आकार होता है वो सांप की तरह दिखता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो केरल के जो जलीय क्षेत्र हैं जिनको बैक वाटर या पश्च जल कहा जाता है, उन बैक वाटर्स में यह आयोजित होती है, और अलप्पुझा जैसे जो जिले हैं वहाँ पे ये प्रमुख रूप से आयोजित किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रय प्रबंधन सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है? भारतीय सांख्यिकी आयोग, क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हमारा डी। ठीक है, क्रय प्रबंधन सूचकांक या पीएमआई इसे कहते हैं, परचेजर मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, अब हाल में ये खबर आई है जिसमें परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग की जो पीएमआई है उसमें 2012 के बाद से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई है, और इसमें जो है सितंबर में इसका जो सूचकांक है वो 56 रहा, और इससे पहले अगस्त में 52 रहा था। ठीक है, तो कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से इकोनॉमी में गिरावट आई है उसके संदर्भ में पीएमआई का बढ़ना एक अच्छी खबर है जिसे सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। ठीक है, क्रय प्रबंधन सूचकांक या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, इसको जारी करती है एक संस्था जिसका नाम है आईएचएस मार्केट इंडिया। आईएचएस मार्केट इंडिया द्वारा ये मासिक आधार पर जारी की जाती है। ठीक है, जो एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। ठीक है, इसमें एक सर्वे किया जाता है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बताता है। ठीक है, इसके तहत होता क्या है, तो अलग अलग संगठनों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आउटपुट, नए ऑर्डर, व्यावसायिक अपेक्षाएं, रोजगार जैसे प्रमुख संकेतक शामिल होते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों से इन संकेतकों को रेट करने के लिए भी कहा जाता है, और इसके आधार पर 0 से 100 का एक सूचकांक मापा जाता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग इसे जारी करके एक समग्र सूचकांक भी जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर जो रेटिंग होती है अगर 50 से ऊपर आती है तो वो व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार या विकास को दर्शाता है, और अगर 50 से नीचे की रेटिंग होती है तो वो संकुचन या गिरावट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हत्या हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। 2 4 3 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 2 और 1। तो इसमें जो चंपारण है 1917 की घटना है, असहयोग आंदोलन आप 20-22 को कह सकते हैं, और ये दोनों जो घटनाएं हैं 1918 में हुई थी, जिसमें अहमदाबाद जो है वो फरवरी की घटना है और खेड़ा जो है वो मार्च की घटना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है, जिसमें वर्तमान में चूंकि आज जो है गांधी जी का 151 साल हो गए, तो उसके संदर्भ में बहुत सारे आर्टिकल आए हैं जिसके चलते क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इसमें चंपारण 1917, अहमदाबाद फरवरी मार्च 18, खेड़ा 22 मार्च 18 और असहयोग 20 से 22 महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर इसको आप तिथिबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी और घातक रोग। तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, यहाँ पे बी कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। तो सही उत्तर होगा हमारा बी। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि जो गाय वगैरह होती हैं या जो गौ पशु वगैरह होते हैं, उनको जो है जब उनका उपचार किया जाता है तो उनको एक दर्द निवारक, ठीक है, एक दर्द निवारक दवा दी जाती है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। तो यह जो डाइक्लोफिनेक दवा है ये गिद्धों के लिए काफ़ी घातक है, और
अगर डाइक्लोफिनेक पशुओं के माध्यम से गिद्धों तक पहुंचती है तो पशु जो गिद्ध जो हैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक नामक दवा के चलते गिद्धों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। यही कारण है कि इसको 2006 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के अहिंसा, समाज और लोकतंत्र पर विचारों को स्पष्ट करते हुए बताएं कि किस प्रकार गांधी पूर्व और पश्चिम के विचारों को संयुक्त करते हुए एक अंतर सांस्कृतिक भारतीय के रूप में दिखाई देते हैं। 250 शब्द, 15 अंक। लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक जीवन अनेकों सीख देता है, जिससे सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल की घटनाओं के संदर्भ में विवेचना करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो गांधी और शास्त्री पर जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर आप इसके उत्तर को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के डेली न्यूज़ एनालिसिस के इस सत्र के तहत हमने बहुत सारे जो एडिटोरियल्स हैं, बहुत सारी जो खबरें वगैरह हैं उनको कवर करने की कोशिश की। होपफुली आपको हमारे वीडियोस वगैरह जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।